Once again, friends, good evening. I am Tejasvi Sharma, your host. Friends, we were discussing about preliminary examination which was held this year in 2023 at GS. Civil Law 1. Yesterday, we had taken 5 questions with elaborative discussion on those topics. Now, let's move for the second part. Question number 6. Question number 6. What is question number 6? In which of the following cases a foreign judgment will not be conclusive? क्वेश्चन पेपर तो हम देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम सीपीसी को भी रिवाइंड कर रहे हैं. इन क्वेश्चंस को बेस बना के हम अपने सीपीसी के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन सबको डिटेल में डिस्कशन में ला रहे हैं. In which of the following cases a foreign judgment will not be conclusive? You know foreign judgment. Foreign judgment दूसरे कोर्ट में कहीं बाहर देश में जो भारत के परिधि के बाहर है और भारत की जुरिस्डिक्शन से बाहर होने के साथ साथ भारत के कंट्रोल में नहीं है, उसे हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं. और फॉरेन जजमेंट वहां की जजमेंट वहां के लोगों के लिए होगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि इंडियन जो सिटीजन हैं उनका कोई डिस्प्यूट फॉरेन के किसी कोर्ट में हुआ है फॉर सम रीजन, क्या वो भारतवर्ष में भी लागू होगा या नहीं होगा, कब लागू होगा कब नहीं लागू होगा, ये है क्वेश्चन. अब देखिए आंसर्स हमारे पास की जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस आ रही हैं. वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. आप थोड़ा ध्यान से समझते रहना है, इसको बार बार नहीं आएगा. In which of the following cases foreign judgment will not be conclusive? Number 1, where it has not been given on the merits of the case, where the proceeding in which the judgment was obtained are opposed to natural justice. Third है where it has been obtained by fraud, and fourth one all of above. इनमें से अब देखना है हमें कौन सा सही है. तो फॉरेन जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं. अंडर सीपीसी फॉरेन जजमेंट्स आर नॉट इंक्लूसिव और कंक्लूसिव. ओके, सेक्शन 13 के अंदर है ये. सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी डील्स विद फॉरेन जजमेंट्स नॉट कंक्लूसिव. अब कहां भारतवर्ष के अंदर लागू कब कब नहीं होगी फॉरेन जजमेंट बिटवीन द पार्टीज. अब इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. ये यहां पर कंक्लूसिव है. कहां पर? A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. यहां पर तो लागू होगी, एक्सेप्ट कब कंक्लूसिव नहीं है, कब कोर्ट भारत के कोर्ट उसको नहीं मानेंगे. ए, where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction. What is the meaning of this? Not been pronounced by a court of competent jurisdiction. अब अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो सीपीसी के अंदर इंडियन कोर्ट्स को अगर देखेंगे तो हर कोर्ट के पास एक स्पेसिफिक ज्यूरिस्डिक्शन है, स्पेसिफिक कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन, कि ये वाला केस सिविल केस है और इसी कोर्ट में चलेगा. सिविल जज जूनियर डिवीजन में चलेगा, सीनियर डिवीजन में चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट में चलेगा. तो देयर इज ए हायरार्की ऑफ जुडिशरी. कंपिटेंसी ऑफ द कोर्ट्स आर डिफाइंड बाय द जुरिस्डिक्शंस. और जुरिस्डिक्शन भी आपको पता है 3 तरह की है. अभी दोबारा से आ जाएगी, अभी कल हमने डिस्कस करा था इस चीज को. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ. वन इज पिक्यूलियर जुरिस्डिक्शन, वो भी हमारी कंपिटेंसी बताती है कोर्ट की. दूसरी आती है territorial jurisdiction, that also gives the competency to the court, and third one is subject matter jurisdiction, वो भी कोर्ट के अनुसार उसको competency of jurisdiction देती है. अब यहां पर lack of competent jurisdiction, what is the meaning of it? Suppose एक कोर्ट हमारा मान लीजिए सिविल जज सीनियर डिवीजन का हिमाचल या इंडिया में है. पूरे इंडिया में सिविल जज सीनियर डिवीजन को सेम पावर्स, लेकिन जो जजमेंट
भारत के सिविल कोड सीनियर डिवीजन ने पास करनी थी अंडर कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, क्या उसी के इक्वलेंट दूसरे देश के अंदर इन फॉरेन उस कोर्ट को भी वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन थी कि नहीं थी? क्योंकि वहां की हायरार्की अलग हो सकती है। हो सकता है जो पावर्स यहां सिविल जज सीनियर डिवीजन को दी गई है या सिविल जज को दी गई है वो वहां किसी और जज को होगी, या जो वहां का सिविल जज है उसके पास वो पावर नहीं है या उससे ऊपर वाली पावर है जिसमें कि ये फैसला होना था और जो डिसाइड होना था। तो हियर it is very clear that conclusiveness of the foreign judgment is only where the competent court of that particular state यानी कि नेशन, वो हमारे जो फैसला करने वाले जज हैं उनके बराबरी की इक्विवेलेंट पावर्स होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। ओके, नंबर 1 यहां पर कंक्लूसिव नहीं होगी अगर कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट को नहीं है जहां से फैसला हो गया है। where it has not been given on the merits of the case, conclusiveness वही मानी जाएगी जबकि फॉरेन जजमेंट बाय द कंपिटेंट कोर्ट, बाय द कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शंस कोर्ट उसने डिसाइड करा है, बट मेरिट्स के ऊपर डिसाइड करा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिट्स? डिसमिसल, डिसमिशन डिफॉल्ट हो गया, नॉन प्रोसिक्यूशन ऑफ पार्टी हो गया, या किसी और कॉज ऑफ एक्शन की वजह से या कोई और ग्राउंड है उसमें इन लिमनी वो उड़ गया पहले ही। इन मेरिट्स का मतलब होता है कि एविडेंस दोनों पार्टीज ने लीड करी है अपनी अपनी, और उसके बाद उसमें आर्गुमेंट्स हुआ है और प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट हुई है। दैट इज कॉल्ड एज डिसाइडेड इन मेरिट्स, ऑन मेरिट्स। ओके, तो वहां पर मेरिट्स में नहीं डिसाइड हुआ है, कोई और कारण रहा होगा। जैसे हमारे होता है केस चल रहा है, बीच में पार्टी गुम हो गई या मर गए, अबेटमेंट हो गई, या फिर डिफेंडेंट नहीं आया या एक्स पार्टी हो गया, तो उन चीजों में कम मतलब डिफेंडेंट के एक्स पार्टी होने से तो नहीं होगा, लेकिन प्लेंटिफ इन डिफॉल्ट कर गया, ठीक है। ऐसे कई कारण हैं जो कि मेरिट्स के ऊपर केस डिसाइड नहीं हुआ है, फाइनली एंड सब्सटेंशियली नहीं हुआ है, तो ऐसी जगह पर कंक्लूसिवनेस नहीं होगी फॉरेन जजमेंट की। अगर कोई इन लिमनी डिफॉल्ट की वजह से डिसमिस हुआ है लेकिन मेरिट के ऊपर नहीं हुआ है, दैट विल आल्सो नॉट ऑपरेट हियर एज कंक्लूसिव। वेयर it appears on the face of the proceeding to be founded on an incorrect view of international law। अब क्योंकि फॉरेन जजमेंट की बात आ रही है तो इंटरनेशनल लॉ इज आल्सो इन्वॉल्विंग इन दिस मैटर। अगर कोई इनकरेक्ट व्यू आ रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर तो भी जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव नहीं होगी। और a refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable। अब भारत के अंदर कोई केस चल रहा है जहां पर उस जजमेंट को हमने लेके आना है कंक्लूसिवनेस कि ये हमारा फैसला हो चुका है वहां पर इस मैटर के ऊपर, वहां पर यह भी देखना जरूरी है कि क्या भारत के लॉज को उस कंट्री में रिकॉग्नाइज किया जाता है कि नहीं। देयर आर सर्टेन अलाइड कंट्रीज जहां भारत के लॉ और उनके लॉज को भारत में रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहां पर ना भारत उनके लॉ को मानता है ना भारत के लॉ को वो मानते हैं। तो ऐसी कंट्री से जो हमारी एनिमी कंट्री है इन लीगल सेंस, तो उनकी जजमेंट उन्होंने जो मर्जी पास किया, इंडिया विल नॉट रिकॉग्नाइज इट। Okay, where the proceeding in which the judgment was obtained are opposed to natural justice। फॉरेन जजमेंट कोई भी फैसला हुआ है लेकिन वो नेचुरल जस्टिस की अपोजिशन में हुआ है। इंडियन लॉ जितना भी है हमारा नेचुरल जस्टिस के ऊपर ज्यादा बेस्ड है। वी गो फॉर द इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस। ये कोर्ट का एक सिनेरियो रहता है, दिमाग उस तरफ को रहता है, मतलब कोर्ट की अपने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स उस एंगल से होती है। लेकिन कहीं पर ऐसे कानून है जहां पर नेचुरल जस्टिस का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे डेरोगेटरी है, इंडियन लॉ के अनुसार डेरोगेटरी है, वो नेचुरल जस्टिस को ओबे नहीं कर रहा है, तब भी कंक्लूसिवनेस नहीं मानी जाएगी उस डिग्री की भारतवर्ष में। वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, सिंपल सी बात है, वहां पे केस कर दिया, किसी और को खड़ा कर दिया, या कैसे ना कैसे कोलिशननेस से कोई भी कारण हो, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति को जो कि
यहां पर लड़ रहा है, उसको उसका ना तो पता चला, या पता चला तो वह ना ही जा पाया, कुछ ऐसे तरीके से सर्विस करा दी जो फ्रॉड होता है। कई तरीके हैं फ्रॉड के। तो फ्रॉड से कोई भी डिग्री, चाहे इंडिया को ले लो, चाहे बाहर कहीं भी ले लो, इंटरनेशनल लेवल पे ले लो, एनीथिंग विच हैज बीन डन बाय फ्रॉड, इट इज नलिटी। ये तो क्लियर कट है। Where it sustains a claim founded on a breach of any law enforced in India. किसी देश के अंदर कानून किसी तरीके का हो सकता है जो कि भारतवर्ष के अंदर ब्रीच है किसी कानून की। हो सकता है किसी कंट्री के अंदर कोई ऐसा मैटर है जिसको वहां की कंट्री अलाउ करती है, लेकिन अगर इंडिया के अंदर उसी बात को लिया जाता तो वो ब्रीच ऑफ लॉ होती। तो ऐसी स्थिति के अंदर इफ देयर इज अ डिक्री passed by that law which was permissible there in that country but not in India, that will also not be operative, that decree will not be operative in India. तो ये हमारे कुछ conditions हैं। We are though taking the questions of HJS prelim जो अभी हुआ है पीछे, लेकिन उसके साथ साथ हम एक रिवाइज कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टॉपिक्स हैं लेकिन सीपीसी के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वी आर ऑल्सो जो आगे अपने मेंस में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन नॉट फॉर द मेन बट वी आर प्रैक्टिसिंग इन दैट कोर्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जितने भी अभी तक आए हैं वो बेसिक नियम है सीपीसी के, उनके बाहर हम बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर ये चीजें हमने समझ ली पिछले कल की आज की, तो काफी कुछ आपका सीपीसी का क्लियर हो जाएगा कि किस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है। ओके, मान लीजिए जुडिशरी भी कर लिया आपने, पास भी हो गए, जज भी लग गए, देन तब भी काम आएंगे ना ये चीजें, इसलिए बोल रहा हूं। तो डी है इसका आंसर। डी क्या है? डी आता है हमारा ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव में क्या है? वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स, बिल्कुल पढ़ा हमने नीचे, मेरिट्स के ऊपर कोई डिसीजन हुआ है, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है। Where the proceeding in which the judgment was obtained are opposed to natural justice, yes, this is the ground for not making, not considering this foreign judgment. Where it is obtained by fraud, yes, of course, we have just read it, discussed it. तो तीनों चीजें हैं उसमें, और भी हैं, लेकिन ये तीनों जो यहां आई हैं वो तीनों चीजें फॉरेन लॉ को कंक्लूसिव, डिग्री को कंक्लूसिव नहीं मानती हैं। तो डी है इसका आंसर, ऑल ऑफ अबव। Next one, question number 7. Choose the correct response. बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर डाला गया है और बिल्कुल निचोड़ लिया है आप लोगों के दिमाग को। जिन्होंने इस पेपर को किया होगा और क्वालिफाई किया होगा, इट मींस कि आप लोगों को बड़े सेंसिबली, बड़ी कंक्लूसिवनेस से सीपीसी या दूसरा एक्ट को पढ़ना है। ये यहां से ये रेफरेंस निकल के आ रहा है, ऐसे तुक्का नहीं चलेगा। Choose the correct response. No objection as to competence of a court with reference to the pecuniary limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless. मतलब क्या है कि pecuniary limit की अगर कोई objection लेना competency of court के ऊपर, तो objection नहीं लिया जा सकता। कब? Unless, जब तक कि ये चीजें ना हो। No objection can be taken फॉर कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट। अब ये तीनों चीजें हम डिस्कस कर लेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। यहाँ पिक्यूनरी लिमिट्स की बात करी है सिंपली, ओके। लेकिन सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस एंड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, दिस इज द असर्शन। असर्शन है। अच्छा, तीन दी है इसमें ऑप्शंस, इन तीनों में से क्या सही है, कौन कौन सी इन तीनों में से सही है, उस चीज को हमने देखना है। Such an objection was taken at or before the settlement of issue, दो चीजें आ गई। तीसरी, there has been a consequent failure of justice। ये तीन चीजें बोलता है एग्जामिनर कि इन तीन चीजों में से क्या ये तीनों चीजें अप्लाई करती हैं कोर्ट की कॉम्पिटेंस और जो उसकी नॉन कॉम्पिटेंसी को क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट करने के लिए, पिक्यूनरी लिमिट्स को। अनलेस, ठीक है, अनलेस को समझते हैं पहले, क्या इसका मतलब क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ ए कोर्ट विद रेफरेंस टू पिक्यूनरी लिमिट्स
of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court. It is not talking about the original jurisdictional court. It is talking about appellate or revisional court. मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि पिक्यूनियरी लिमिट कोई ऑब्जेक्शन को अपील में नहीं लिया जा सकता, ले सकते हैं लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा, Meaning such objection can be taken in the court of first instance and at the earliest possible opportunity. Such an objection was taken at or before the settlement of issue. Third has been consequential failure of justice. अब इन तीनों में से कौन कौन से ठीक हैं? अब इसको समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा. डी है इसका, अच्छा ये मतलब ऑप्शन आई है हमारे पास. अब देखते हैं पहले हमें कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट और ऑब्जेक्शन कैसे लेते हैं, where it is to be and when it is to be, इसको समझते हैं. नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सीन, दावा डालने की, केस करने की प्लेस कौन सा होना चाहिए, ठीक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है ये. शैल बी अलाउड बाय एनी एपिलेट और रिविजनल कोर्ट unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. ये कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्शन लेना है जुरिस्डिक्शन का तो अर्लीस्ट कोर्ट में, सबसे पहले कोर्ट में, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू लेना है. यह है बेसिक. इशू सेटल होते हुए या इशू सेटल होने से पहले, अर्लीस्ट पॉसिबल पोजीशन पे. लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं उसके बाद भी ले सकते हैं. अनलेस क्या है, देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, पता नहीं चला, या कोई ऐसा अगर हमने ऑब्जेक्शन नहीं भी लिया, इवन प्लेस का नहीं लिया, तो ले सकते हैं. बट ये शो करना पड़ेगा कि देयर हैज बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. आने वाले समय में फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा अगर फैसला करेगा ये कोर्ट, क्योंकि इट डज नॉट हैव द पावर टू डिसाइड, इट कॉम्पिटेंसी नहीं थी. तो ऐसे ग्राउंड्स पैदा करने पड़ेंगे हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर. दो, नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विद द रेफरेंस ऑफ पेक्यूनियरी लिमिट ऑफ इट्स jurisdiction shall be allowed by an appellate or revisional court. यहां भी आया था appellate और revisional court? नहीं आया था. ये है अर्लीस्ट फर्स्ट कोर्ट की बात हो रही है. सेकंड इसका आता है, सेम सी डेफिनेशंस लग रही हैं, हम बोलेंगे रिपीट क्यों हो रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो विषय है वो समझना है. यहां आई प्लेस ऑफ सीइंग के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा कंपिटेंट कोर्ट की. दूसरा आता है कंपिटेंस ऑफ पेक्यूनियरी लिमिट्स of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court. क्वेश्चन क्या था, पेक्यूनियरी लिमिट्स की जो ऑब्जेक्शन है वो कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा. क्वेश्चन ये बोल रहा है, पेक्यूनियरी लिमिट्स of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless, जब तक कि such objection was taken in the court of first instance. ये जरूरी है. पहली बात, पहला है ऊपर सब्जेक्ट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, दूसरा आ गया पेक्यूनियरी लिमिट्स का. तीन ऑब्जेक्शंस है हमारे पास कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट के. कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट का क्या है, पेक्यूनियरी लिमिट में होना चाहिए, उसका जो सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, थर्ड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए. तो इसमें तीनों को अलग अलग किया गया है. अगर प्लेस की बात होती है तो ओनली एंड ओनली इन द फर्स्ट कोर्ट. ये डिफरेंस है पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2 एंड पैरा नंबर 3 का. पहला बात, प्लेस ऑफ सीइंग की अगर बात टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात आ रही है तो एपिलेट कोर्ट में नहीं लिया जा सकता, इट विल बी टेकन इन द फर्स्ट कोर्ट जहां पे सूट फाइल हुआ. सेकंड, पेक्यूनियरी लिमिट्स की अलाउ हो सकती है एपिलेट और रीजनल कोर्ट में भी, जब तक कि, ठीक है, या तो वहां पता होना चाहिए, कोर्ट ने नहीं मानी बात, लेकिन ऑब्जेक्शन ले सकते हैं हम अपील में भी कि सर पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं थी,
हमने बोला था नहीं माने, अपीलेट कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन वहां पर भी जो ऑब्जेक्शन लिया होना चाहिए उस कोर्ट के अंदर रिटन स्टेटमेंट में होना चाहिए। पहली बात तो अर्लीस्ट पोजीशन यही है रिस्पोंडेंट के पास, डिफेंडेंट के पास। सेकेंडली, इश्यू सेटल होने से पहले या इश्यू सेटल होने तक वो ऑब्जेक्शन होना चाहिए, तभी रिविजनल पावर के अंदर या अपीलेट कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को सुनेगा, ऊपर वाले में बिल्कुल नहीं सुनेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जुड़ा अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट एंड अनलेस देयर हैज बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ये वर्ड सब में आएगा, जहां पर कि प्रूव कर दिया हमने, ऊपर भी नहीं लिया, फर्स्ट जो हमारा ओरिजिनल कोड था वहां ऑब्जेक्शन नहीं लिया पिक्यूलियरी लिमिट्स का, लेकिन अपीलेट में या रिविजनल कोर्ट में हम पहली बार ले रहे हैं, तो शो यह करना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंटल फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है इसके कारण। दो चीज। तीसरी, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट with reference to the local limits of its jurisdiction shall be allowed by an appellate or revisional court unless such objection taken in the executive court at the earliest possible opportunity and unless there has been a consequential failure of justice। तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों में अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें क्या हैं? अलग अलग चीजें हैं कॉम्पिटेंसी की बात। एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, डिक्री होने के बाद एग्जीक्यूट करना है, दैट इज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। जिसने डिक्री पास करी है वही एग्जीक्यूट करेगा, क्या उसकी कॉम्पिटेंसी है? ये चीज। दूसरे में है पिक्यूलियरी ज्यूरिसडिक्शन की बात, लिमिट्स की बात। तीसरे में है सब्जेक्ट मैटर और प्लेस ऑफ सीइंग यानी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात। तो तीनों में, यहां नहीं, पिक्यूलियरी में सुन सकते हैं, अपीलेट में भी, और कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की भी सुनी जा सकती है अपील और रिवीजन के अंदर। या तो फर्स्ट इंस्टेंस पे वो ऑब्जेक्शन पहले ले चुके हो या फिर नहीं लिए हैं, तो ये शो करना पड़ेगा कि अनलेस देयर हैज बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। तो यहां पर आंसर आता है हमारा डी आंसर है, वहां पर की के अंदर भी। तो डी क्या बोलता है, इसको फिर एक बार फिर देखना पड़ेगा। अब हमें लंबा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन क्या करें। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ ए कोर्ट विद रेफरेंस टू पिक्यूलियरी लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस। अब ये चीज याद रखना, सेक्शन 21 की बात हो रही है। सेक्शन 21 का क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज ए, क्लॉज 2, क्लॉज 3, तो तीनों में अलग अलग चीजें हैं। उन तीनों में से हम बात कर रहे हैं सेकंड क्लॉज की। पिक्यूलियरी लिमिट्स क्या अपील और रिविजन में ली जा सकती हैं, कब ली जा सकती हैं? Such objection was taken in the court of competence, ये बिल्कुल सही है, first instance and at the earliest possible, right है ये। Such an objection was taken at or before the settlement of issue, this is also the ground। And third one, there has been a consequent failure of justice, वो तीनों में है। तो तीनों चीजें हर एक में है, लेकिन दो में है, मतलब क्लॉज 1 में नहीं है ये, तो तीसरी वजह से क्लॉज फर्स्ट क्लॉज में भी है, अर्लीस्ट पोजीशन के अंदर लिया जा सकता, लेना होता है ना। तो ये तीनों चीजें तीनों जगह हैं। अब यहां देखते हैं हम, देयर हैज बीन, अच्छा अब इनमें से कौन सी ठीक है? ओनली 1 and 3 आर रिक्वायर्ड कंडीशंस। 1 and 3 मतलब 1 क्या है? सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, इट इज राइट, एक चीज है। सच एन ऑब्जेक्शन वाज टेकन बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू, देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट, ये तो सब में है। 3 तो आप मान के चलिए, अब 1 भी ठीक है, 3 भी ठीक है। ओनली 2 and 3 आर रिक्वायर्ड, जो 1 है ना, एंड ओनली 1 and 2 आर रिक्वायर्ड। 1 and 2 का मतलब 3 तो सब में ही है, पिक्यूलियरी ज्यूरिसडिक्शन में भी है, कॉन्सिक्वेंटल है ना। तो वहां पर इसका मतलब ये गलत है, ये ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। अब देखते हैं डी, ऑल 3 कंडीशंस मस्ट को एग्जिस्ट, तीनों कंडीशंस होनी जरूरी है, ये कहता है। तो तीनों, ना तो अभी ये ठीक है पूरा ही, ना ये पूरा ठीक है, ना ये पूरा ठीक है। डी वाला देखते हैं आंसर, आंसर था इसमें डी। तो डी का मतलब है तीनों कंडीशंस होनी जरूरी है, एक छूट गई तो काम खत्म। तो आंसर है इसका डी। Where the former suit was dismissed because of dash dash res judicata will apply,
अब ये रेस जुडिकेटा कहां कहां अप्लाई होता है और कहां नहीं अप्लाई होता है, ये भी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ का है। इट इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन, कहां रेस जुडिकेटा लगेगा कहां नहीं लगेगा। We had discussed yesterday res judicata as well as constructive res judicata in brief, बट आज देखते हैं हम इसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिए आगे। ये टॉपिक्स बन रहे हैं आपके साथ साथ, इजी टॉपिक्स बन रहे हैं। ए वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन कहां नहीं लगेगा, where the former suit was dismissed because of want of jurisdiction res judicata will apply। एक चीज ऐसे पढ़िए इसको, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी अगर होता है रेस जुडिकेटा विल अप्लाई। थर्ड, misjoinder of parties res judicata will apply, or relief claimed but not granted res judicata will apply। इस तरीके से अगर इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, अगर कोई कोर्ट में डिसमिस हुआ है पुराना सूट, प्रीवियस सूट, तो क्या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के ऊपर इट विल अप्लाई रेस जुडिकेटा ऑन द सब्सिक्वेंट सूट, और मिसजॉइंडर नॉन जॉइंडर के लिए वेदर इट विल बी अप्लाई, और रिलीफ क्लेम बट नॉट ग्रांटेड, जो रिलीफ मांगी थी वो नहीं, यानी कि सूट डिसमिस किया है। घुमा के पूछा है ये, सूट ऑफ द पार्टी प्लेंटिफ हैज बीन डिसमिस्ड, तो क्या वो रेस जुडिकेटा लगेगा दूसरे केस के अंदर, लगेगा कि नहीं लगेगा, आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये समझ लीजिए, एक जजमेंट आई है, बड़ी रिसेंट जजमेंट है, इन अ रिसेंट जजमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेम किशोर एंड अदर्स वर्सेस ब्रह्म प्रकाश एंड अदर, इसको लिख लीजिए आप सभी अपने पास। इट इज द लेटेस्ट लॉ व्हिच हैज बीन लेड डाउन बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट in civil appeal number 1948 of 2013 decided on 29 March 2023। मार्च 23 में ये पास ऑर्डर जजमेंट पास हुई है। इट इज द लेटेस्ट लॉ ऑन वेयर द रेस जुडिकेटा विल अप्लाई और वेयर इट नॉट बी। ओके, तो इसको पढ़ लेना आप वैसे। पर सेकंड 34 पैरा जो इसका है, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी कंटेन्स रूल्स ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट। पहली बात कि रूल ऑफ रेस जुडिकेटा वहीं लगेगा जब कंक्लूसिवनेस हो जाएगी जजमेंट की। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं जरा एक बार, एक अलग तरीके से आपको बताते हैं। कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट का क्या मतलब है? जजमेंट, ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेस जुडिकाटा। ओके, थोड़ा सा पतला कर देता हूं, लंबा हो जाएगा तो रेस जुडिकाटा। आई थिंक यू आर लुकिंग इट प्रॉपरली। जजमेंट कब कंक्लूसिव हो जाएगी? फाइनली एंड सब्सटेंशियली डिसाइडेड वर्ड है वहां पर, फाइनली एंड सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली का मतलब क्या है और फाइनली का मतलब क्या है? फाइनली दो अलग अलग चीजें। सब्सटेंशियली का मतलब होता है कि ऑन मेरिट्स आफ्टर गोइंग थ्रू होल ऑफ द प्लीडिंग्स एविडेंस एंड ऑल, और जजमेंट पास हुई है किसी के फेवर में, चाहे डिक्री हुई है चाहे डिसमिस हुई है केस, लेकिन कोर्ट ने उसमें प्लीडिंग भी देखी, सेकेंडली एविडेंस भी उसमें स्क्रूटनाइज किया, और साथ में प्रोनाउंस की जजमेंट। तीन चीजें तीनों कर ली, तब जाके वो सब्सटेंशियली एक डिसाइड हुआ है, यानी कि फाइनल, मतलब उसने अपना, कोर्ट ने अपना जो जुडिशियल वर्डिक्ट दिया है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल। फाइनली, फाइनली का मतलब क्या होगा? ये बड़ा अलग सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आराम से समझना। फाइनली का मतलब कब होती है कोई जजमेंट फाइनल? व्हेन इट इज सेड दैट इट इज फाइनल। एक सूट फाइल हुआ, सिविल सूट, सबसे सिविल जज के पास हुआ है ना, सब जज के पास हो गया, सिविल जज जो भी है हमारे, वहां से डिसाइड हो गया सूट, और ये डिसीजन हो गया। डिसीजन हो गया, ए और बी के बीच में एक मैटर था, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है, मैटर हैज बीन डिसाइडेड।
ओके, अगर तो कोर्ट ने किया है डिक्री तो बी जाएगा अपील में, अगर कोर्ट ने किया है डिसमिस तो ए जाएगा अपील में। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों में से कोई अपील करता है कि नहीं करता है। सूट हो गया डिक्री, सूट हैज बीन डिक्रीड, मीनिंग देयर बाय ये ए की फेवर में केस डिसाइड कर दिया। अपील में किसको जाना था, बी को जाना था, लेकिन बी ने क्या करा, अपील नहीं डाली, और उस पर्टिकुलर इश्यूज, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करता है इश्यूज, जो भी केस डिसाइड होगा वो इश्यूज के ऊपर होता है। फैक्ट इन इशू क्या है, डिस्प्यूट का क्या मैटर वो है, ठीक है। तो फैक्ट इन इशू हैज बीन डिसाइडेड, इट हैज बीन डिक्रीड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, बट बी डिडंट वेंट इनटू द अपील। इट मींस कि पहले ही कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर अगर अपील नहीं डाली गई, डिक्री पास हो गई, कोई वर्डिक्ट आ गया इनकी फेवर में, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई राइट है, कोई भी चीज है सिविल में डिसाइड हो गई, देन इट विल बी कॉल्ड एज फाइनली डिसाइडेड, इफ इट इज नॉट एजिटेटेड बाय द अदर पार्टी। लेकिन अब इसके साथ साथ अगला क्या हुआ, बी ने अपील डाल दी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, यहां अपील सुनी गई, ये अपील आ गई, ओके। अपील को सुना, कोर्ट ने क्या करा, फिर से उस अपील को डिसमिस कर दिया, यानी कि जो डिक्री अपहेल्ड, डिक्री की थी सिविल कोर्ट ने, उसको अपहेल्ड कर दिया, यानी कि ए के फेवर में ही डिसीजन रहा। और फिर ऑप्शन है बी, अब कहां जाएगा, सेकंड अपील में, आरएसए के अंदर जाएगा, आरएसए के अंदर जाएगा। गया तो लिस्ट अभी पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुआ है फाइनली, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं गया आगे, हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचा, इवन देन इट विल बिकम द फाइनल डिसीजन, फाइनलिटी पे आ गया। चलिए मान लीजिए इन्होंने हाई कोर्ट में भी कर दिया, करते करते यही सीक्वेंस सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ए के सूट के ऊपर मोहर लगा दी या डिसीजन दे दिया हाई कोर्ट के बाद। क्या हाई कोर्ट तक हुआ, बी आगे नहीं जा पाया, तब भी फाइनलिटी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एडजुडिकेट करके डिसाइड कर दिया, इट विल बिकम फाइनलिटी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अब इसको थोड़ा उल्टा लेके चलो, ए ने बी के ऊपर सूट किया था, इट हैज बीन dismissed by फर्स्ट कोर्ट। जब डिसमिस हो गया तो कोई इश्यू डिसाइड नहीं हुआ, जब इश्यू डिसाइड नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। या हो सकता है कोई बी ने काउंटर क्लेम लिया हो, वो एक अलग इशू, बहुत लेंथी है मैटर ये समझाने के लिए, किसी और दिन लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन छोटा सा समझ लीजिए। व्हेन इट विल बी कॉल्ड एज फाइनली एंड सब्सटेंशियल फाइनली। अब ए ने अपील डालनी थी, डाल दी, वहां डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या हुआ, यह फैसला रिवर्स हो गया, तो डिसमिसल का था, अपील में रिवर्स हो गया और ये डिक्री हो गया, यानी कि केस डिक्री हो गया, अपील अलाउड, केस डिक्रीड। फिर हाई कोर्ट में गया बी, और यहां फिर रिवर्स हो गया डिसमिसल वाला, और हाई कोर्ट ने फिर आगे सुप्रीम कोर्ट गई को पार्टी जिसका डिसमिस हुआ था, किसको जाना है वहां पे, यहां पे डिसमिस हुआ, फिर डिक्री हो गया डिस्ट्रिक्ट जज के पास, हाई कोर्ट में फिर बी की फेवर में हो गया, सूट डिसमिस, यानी अपील उनकी अलाउ हो गई। फिर चौथी अपील, मतलब लास्ट अपील जाएगी एसएलपी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई अगर, वहां पर फिर डिक्री हो गया सूट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस इट इज डिक्रीड या इट इज डिसमिस्ड, वो फाइनलिटी। जब तक हायरार्की को अपील के अंदर कोई भी पार्टी असेल करती रहती है, the matter is assailed up to the last, no finality. As and when decision has been made in any of the courts, it has not been assailed by the other party, then it will become finality. तो ये बहुत, आई होप सो कि आप इतने छोटे से समय में इस चीज को आपने
समझ लिया होगा। अब वापस आ जाइए जरा अपने दोबारा जो हमारा इशू है, फिर पहुंच गए हम यहां पर। कंक्लूसिवनेस, जब तक कि फाइनलिटी नहीं होगी, कंक्लूसिव नहीं होगा, सॉरी सब्सटेंशियली डिसाइड नहीं होगा कोई इशू, कोर्ट ने कोई इशू डिसाइड नहीं करा या उस इशू की फाइनलिटी नहीं हुई, तब तक रेस जुडिकेटा बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा। मान लीजिए एक सूट चल रहा है और वो अपील में पेंडिंग है, किसी भी जगह पर है, फर्स्ट सेकंड या एसएलपी में पेंडिंग है, लेकिन इधर एक सब्सिक्वेंट सूट आ गया, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है। दूसरी पार्टी ने एक सूट डाल दिया, हम कहेंगे सर ये फलाने कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है इशू, इसलिए सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस जुडिकेटा लगेगा। लेकिन यहां पर एक बहुत ही क्लियर कट पोजीशन है, until and unless it is not decided substantially and finally, it will not operate. Appeal is also the continuation of suit. भले अपील सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, लेकिन उस सूट को ही कंटिन्यू किया गया। इट मींस कि एनीथिंग व्हिच वाज इन दैट सूट दैट इज अंडर कंटिन्यूएशन टिल नाउ, and if it is in continuation then it is not decided finally and substantially. जब तक फाइनली एंड सब्सटेंशियली डिसाइड नहीं हुआ तब तक इट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। हम कई जगह ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, इट इज अ वेरी वेरी टेक्निकल, until and unless it is not finally and substantially decided, और कोई लिस्ट नहीं रहा है, खत्म हो गया, तब वो इशू अगले सूट के अंदर रेस जुडिकेटा अप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। 10 सूट हो जाए, सबकी अपीलें चल रही हैं, अगला 11वां पे सूट आएगा, वो भी रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, भले वही इशू है, उसी से रिलेटेड है, नहीं कर पाएगा कोर्ट जब तक कि वो फाइनली डिसाइड नहीं होता है। तो आई होप सो कि आप इसको समझ के होंगे। The general principle of res judicata under section 11 of the CPC contains rules of conclusiveness of judgment. ये conclusiveness finally decided, okay. But for res judicata to apply, the matter directly and substantially, आमने सामने, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, ओबिटर डिक्टा होता है एक वर्ड। ओबिटर डिक्टा क्या होता है कि फैक्ट इन इशू कुछ और है, लेकिन कोर्ट ने किसी और संदर्भ में कोई बात कर दी है। हो सकता है वो साइड वाइज उस पार्टी के ऊपर वो कोई लागू होती हो या लगती हो, लेकिन दैट इज कॉल्ड एज पासर बाय रेफरेंस। पासर बाय रेफरेंस भी कभी भी रेस जुडिकेटा नहीं बनता है, क्योंकि इट इज नॉट by that particular observation of the court obiter dicta that is not deciding the principal issue. अगर प्रिंसिपल इशू को नहीं डिसाइड करा है जब तक, तब तक कोई भी पासर बाय सब्सिक्वेंटली या साइड वाइज कोई भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आती है, दैट विल आल्सो नॉट अप्लाई एज रेस जुडिकेटा। ऑबिटर डिक्टा याद रखना, ठीक है। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली होना चाहिए, इशू डायरेक्ट हो और फाइनली डिसाइड हो, और कोर्ट ने मेरिट्स के ऊपर किया हो। इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी द सेम मैटर which were directly and substantially in issue in the former suit. For further, the suit should have been decided on the merits and the decision should have been attained finality. तो मैंने समझाया आपको, बताया आपको, जो मेरी नॉलेज थी I had imparted with you all. इसमें भी काफी कुछ आगे आप बढ़ा सकते हो, it is a matter of study. Okay? तो यहाँ 3 चीजें कह दी, डायरेक्टली सब्सटेंशियली एंड मेरिट्स के ऊपर होना चाहिए, और ये फाइनलिटी अटेन कर देनी चाहिए, आगे कोई अपील दलील नहीं है उसकी, तभी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। Where the former suit is dismissed by the trial court. अब इसका रिवर्स देख लेते हैं। There are misconceptions in our mind. हम हर चीज को रेस जुडिकेटा की तरफ ले जाते हैं, सब जुडिस की तरफ ले जाते हैं, लेकिन फ्रॉम टुडे आई होप सो कि अगर हम इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ देख लें तो हमारा जो प्लीडिंग पार्ट है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा आने वाले समय। यहां पर डिसीजन में बोला गया है सब्सटेंशियली, डायरेक्टली, साथ में ऑन मेरिट्स एंड फाइनलिटी, 4 चीजें उन्हीं पार्टीज के बीच में होनी चाहिए, उसी पार्टी के बीच में इश्यूज डिसाइड होने चाहिए। अब दूसरी जगह, वेयर द फॉर्मर सूट इज डिसमिस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, डिसमिस मेरिट्स में भी हो सकता है या कुछ और कारण है, वो कारण देखिए आप।
फॉर डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ्स अपीयरेंस। डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया, प्लेंटिफ नहीं आया बीच में, सूट तो डिसमिस हो गया, नहीं आया, और उसके आगे उसने आगे अपील भी नहीं करी या कोई एप्लीकेशन में दी रिस्टोरेशन की, इसका मतलब ये भी फाइनलिटी हो गया ना, सूट हैज अटेन्ड फाइनलिटी, बट डिफॉल्ट फाइनलिटी, प्लेंटिफ्स अपीयर नहीं हुआ था। इट मींस कि यहां पर ना तो इशू लगे, जब इशू नहीं लगे तो ऑन मेरिट्स डिसाइड नहीं हुआ है, एक याद रखना। दूसरी चीज, ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, सूट क्या हुआ है, अभी पहले ये देखिए, हाँ डिसमिस हुआ है नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी की वजह से हुआ है कि आपको स्टेट को पार्टी बनाना था या उस ओनर को पार्टी बनाना था, आपने नहीं बनाया, योर सूट इज डिसमिस्ड। तो क्या हुआ, प्रिलिमिनरी में ही डिसमिस हो गए विदाउट गोइंग टू द मैरिट्स, विदाउट वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। केस डिसाइड हुआ, ये पता नहीं चला, ना तो कोर्ट को पता चला, ना किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया कि इस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी और डिग्री पास हो गई, ना ही कोर्ट ने, जिनकी ड्यूटी थी ये देखना, चाहे पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन थी, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन थी या सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन थी, गलत फैसला दे दिया वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में, कोर्ट ने फैसला कर दिया। एक, दूसरा नॉन अपीयरेंस, तीसरा नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। यहां देखिए प्लेंटिफ्स अपीयरेंस है सिर्फ, डिफेंडेंट अपीयरेंस नहीं है। अगर डिफेंडेंट छुट्टी मार गया और कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन प्लेंटिफ भी नहीं आया, डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया। नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर, मल्टीफेरियसनेस, पता नहीं कहां कहां से घुमा घुमा के केस डाला, उस वजह से डिसमिस हो गया। और ऑन द ग्राउंड दैट द सूट वाज बैडली फ्रेम्ड, कॉज ऑफ एक्शन ने भी बोला, या जो जरूरी थी प्लेंट की रिक्वायरमेंट्स प्रेयर ही नहीं करी, या कोई और चीज ऐसी रही, बैडली फ्रेम हो गया वो सूट। सूट में प्रॉपर पता नहीं चल रहा है कि मांग क्या रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड नहीं दिया है या प्लेस का लैंड नहीं दिया है, कई चीजें हैं बीच में, ओके। और ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक क्या होती है, अब टेक्निकल मिस्टेक के अंदर हमारे पास जैसे एफिडेविट नहीं लगाया, अब वो टेक्निकल मतलब एक लीगल ज्यूरिसडिक्शन है, लीगल पॉइंट है कि वी हैव टू से डुप्लीकेट लगानी पड़ेगी प्लेट साथ में, उसमें एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो टेक्निकल। या नाम गलत लिख दिए हैं, पार्टी किसी को बनाना था, पार्टी कोई और बन गया है, देयर आर सो मेनी टेक्निकल चीज, टेक्निकल ग्राउंड मिस्टेक, बट मिस्टेक for failure on the part of plaintiff to produce probate or letter of administration or succession certificate when the same is required by law to the entitlement of plaintiff to a decree। अब what is यहाँ probate और ये succession कहां से आ गया, जो will का केस होता है फ्रेंड्स, will के केस के अंदर there are 2 points, 2 situations, एक हम will को चैलेंज करते हैं, दूसरी पार्टी चैलेंज करती है कि यस आई डज नॉट, मैं इस विल को नहीं मानता, मैं मेरे फादर ने जो विल की है गलत है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, या किसी भी वजह से ये नहीं है, उन्होंने नहीं बनाई है। पार्टी को दूसरी है जिसके पास विल है, जिससे प्रॉपर्टी जिसको जानी है, अदर पार्टी विल चैलेंज इट, वो डायरेक्ट आएगा सिविल कोर्ट के अंदर टू चैलेंज दैट डॉक्यूमेंट। बट दूसरी तरफ अगर कोई विल आपके पास है, आपकी फेवर में कोई विल करी है आपके पेरेंट्स ने, उसका एक तरीका है कि आपको उसे प्रोबेट लेना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेबल है। प्रोबेट है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर, कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां उसको प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस करानी पड़ेगी और कोर्ट से प्रोबेट लेना पड़ेगा। एक या सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है एक, अगर किसी ने मूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये प्रोबेट और इसका भी बड़ा डिफरेंस है, अलग अलग है। सक्सेशन सर्टिफिकेट कहां लेना है, कहां मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी है, कोई और चीज है, किसी ने कोई डेथ हो गई, उन्होंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को उसकी सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वी आर द लीगल हेयर्स ऑफ दैट फेलो, वो भी कोर्ट से लेना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहां प्रोवेट लेनी थी या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था लेकिन नहीं लिया, फिर भी सूट फाइल हुआ और उस वजह से
उस वजह से, है ना, अनटाइटल्ड द प्लेंटिफ रिक्वायर्ड बाय द लॉ, उस वजह से अगर वो सूट डिसमिस हुआ है, वांट ऑफ प्रोवेट और वांट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, उस कंडीशन में भी अगली कंडीशन है फॉर फेलियर टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। किसी ने बोला कि हाँ मैं सिक्योरिटी देता हूं, इस कॉस्ट को मैं भर दूंगा, नहीं भरी, ये भी कंडीशन हो सकती है। ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर वैल्यूएशन, सूट की वैल्यू 1 करोड़ थी, कोर्ट फीस लगनी थी, नहीं लगाई, कम लगाई, इम्प्रॉपर वैल्यूएशन हो गई, या लिखा कुछ और था कुछ और, इम्प्रॉपर वैल्यूएशन हो गई। और फॉर फेलियर टू पे एडिशनल कोर्ट फीस ऑन द प्लेंट विच वाज अंडर वैल्यूड, या कोर्ट ने बोला कि इतनी वैल्यू कम लगाई है, इसको इतने दिनों के अंदर लगा के दो, अन्यथा आपका सूट डिसमिस हो जाएगा, दिस विल बी डिसमिस, और हो गया, नहीं थी पैसे, नहीं लगा पाए, ऐसी कंडीशन में सूट डिसमिस होता है। या फॉर वांट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, सूट तो पूरा डाल दिया लेकिन कॉज ऑफ एक्शन नहीं डाला, या कॉज ऑफ एक्शन प्रूव नहीं कर पाए, डाले नहीं, उड़ जाएगा। प्लेंट के अंदर जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तब तक सूट नहीं चलेगा। फॉर वांट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन सूट विल बी डिसमिस्ड, ऐसी कंडीशन के अंदर ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज प्रीमेच्योर एंड द डिसमिसल इज कंफर्म्ड इन अपील, द डिसीजन, है ना, और सूट डलना था लेकिन प्रीमेच्योर है। मान लीजिए किसी एग्रीमेंट के ऊपर होना था, आज की डेट है, जो भी है डेट आज उसको लागू होना था, लेकिन हमने 3 दिन पहले डाल दिया सूट, प्रीमेच्योर है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। उसके अलावा अपील करी, अपील में भी वो वही ऑर्डर रहा, वहां भी ऐसे कर दिया, कंफर्म हो गया। इफ एनी द डिसीजन नॉट बीइंग ऑन द मेरिट्स, ये मेरिट्स पे डिसीजन नहीं हुए, जितने भी मैंने ये इसके बाद आपको बताए, थोड़ा मैंने कोशिश करी कि आप थोड़ा इल्यूजन में रहें ताकि दोबारा से इसको याद कर सके। पहली बात, रेस जुडिकेटा लगेगा, डायरेक्टली सब्सटेंशियली डिसीजन शुड हैव बीन अटेन्ड फाइनलिटी, मेरिट्स के ऊपर होना चाहिए रेस जुडिकेटा। इसके अलावा जितने भी है वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, डिफॉल्ट, इन अपीयरेंस, नॉन जॉइंटर, मिसजॉइंटर, मल्टीफेरियसनेस, ग्राउंड सूट पर बैडली फ्रेम्ड, टेक्निकल मिस्टेक की वजह से डिसमिस हुआ है, failure of plaintiff to produce probate and administration or this succession, failure to furnish security, grounds of improper valuation, additional cost को ना जमा कराना, want of cause of action, the grounds that premature है, these और merit के ऊपर डिसाइड नहीं हुए, these will not be considered, ये सारे के सारे एक्सेप्ट यहां से ऊपर, सॉरी यहां से ऊपर अटेन फाइनलिटी वाले से नीचे जितनी भी वजह से आपका सूट डिसमिस हुआ है इन ग्राउंड्स के ऊपर, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज ऑन मेरिट्स, फाइनल डिसीजन नहीं माना जाएगा, ना ही सब्सटेंशियली माना जाएगा। जब ये माना नहीं जाएगा इट मींस कि रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई। तो ये सारी कंडीशंस एक बार फिर देख लेना, अगर इन कंडीशंस में आपका सूट डिसमिस हुआ है तो यू हैविंग अगेन सूट आ सकता है, सब्सिक्वेंट सूट आ सकता है, रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई, पर अदरवाइज विल अप्लाई। आंसर डी है इसका, ठीक है। डी आंसर क्या बोलता है, अब इसको देख लेते हैं। ये भी समझने वाली बात है फ्रेंड्स। अब आप ऐसा मत सोचना कि आई एम वेस्टिंग द टाइम। Where the former suit was dismissed because of want of jurisdiction, res judicata will apply? No. Non-joinder of parties, res judicata will apply? बोलिए, पढ़ा भी हमने? No. Misjoinder of parties? No. Res judicata will not apply. Fourth one, relief claim but not granted. सूट किया, पूरा लड़ा, इशू लगे, एविडेंस दिया, लेकिन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। Once it has been dismissed, the issue which was raised by the plaintiff that has been decided, और फिर सब्सटेंशियली आगे चलेगा, फाइनलिटी वो अलग बात है, लेकिन यहां पर रेस जुडिकेटा किस ग्राउंड्स के ऊपर लगेगा? ओनली रिलीफ क्लेम बट नॉट ग्रांटेड, रेस जुडिकेटा विल अप्लाई। यानी कि सूट मेरिट्स के ऊपर डिसाइड हुआ है,
रिलीफ जो मांगी थी ग्रांट नहीं करी है। बाकी केसेस के अंदर यहां पर इन लिमनी विदाउट टेकिंग द मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइड हुए हैं, इसलिए रेस जुडिकेटर नहीं लगेगा, यहां लगेगा। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 8। आई होप सो कि आपने थोड़ा सा इसको कुछ तो समझा होगा। I tried my best in a very small, short period of time. Where the appellant has withdrawn the appeal filed against a decree passed ex parte, his application under Order 9, Rule 13 shall be. अब यहां पर आ गया Order 9, appearance or non-appearance of the parties. जहां पर plaintiff नहीं आता है केस के डालने के बाद, dismiss in default, और दूसरी तरफ अगर डिफेंडेंट नहीं आता है समन्स होने के बाद, तो वो एक्स पार्टी समन होने के बाद या बीच में प्रोसीडिंग के बीच में मिस कर गया, एब्सेंट हो गया, दैट इज एक्स पार्टी। तो एक्स पार्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। वेयर द अपीलेंट हैज विथड्रॉन द अपील फाइल्ड अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टी, हिज एप्लीकेशन अंडर Order 9, Rule 13 shall apply. Shall be rejected, returned, maintainable, none of above. अब इसमें दो चीजें बीच में आती हैं। जब कोई एक्स पार्टी हो जाता है डिफेंडेंट, he having two options. पहली ऑप्शन है आइदर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट, जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है उसके खिलाफ आप अपील डाल सकते हैं ऊपर वाले कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ऊपर डाल सकते हैं जहां, लेकिन ओरिजिनली ओके। या फिर ऑर्डर 9 के अंदर ही प्रोविजन है यू कैन रीअपियर योरसेल्फ। 9/4, 9/7, 9/8, 9/13 ये अलग अलग है, ठीक है। तो 9/13 का मतलब है रूल 9, सॉरी ऑर्डर 9 रूल 13। एक्स पार्टी हो गया था एक व्यक्ति डिपेंडेंट, उसने अपील डाली पहले लेकिन बाद में विड्रॉ कर ली, वो विदाउट डिसीजन अगेंस्ट डिक्री विड्रॉ करी है उसको, उसके खिलाफ डिक्री हुई थी, एक्स पार्टी डिक्री हुई थी, लेकिन उसने अपील डाली, अपनी फर्स्ट ग्राउंड उसने ली, अपील डालने की ग्राउंड ली, अपील डाली लेकिन विड्रॉ कर ली। इसका मतलब वो अपील डिसाइड नहीं हुई। फिर उसके बाद उसका दिल करा कि मैं ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर क्यों ना जाऊं, उसी कोर्ट में जहां मेरा एक्स पार्टी हुआ है, उसके पास ये ऑप्शन है। लेकिन अब यहां कंडीशन क्या आ रही है कि अपील डालने के बाद, विड्रॉ करने के बाद क्या डिफेंडेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑर्डर 9 रूल 13 में दोबारा से फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। दिस इज द क्वेश्चन एंड वेरी टेक्निकल क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या उसने अपील विड्रॉ करने के बाद एप्लीकेशन डाली ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर, वेदर इट विल बी रिजेक्टेड, इट विल बी रिटर्न और इट विल नॉट बी मेंटेन, इट विल बी मेंटेनेबल और नन ऑफ दैट। ये है बड़ा क्वेश्चन समझने का, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन सॉरी इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए। वेयर देयर हैज बीन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टी अंडर दिस रूल and the appeal has been disposed of on any grounds other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside ex parte decree. दूसरी बार पढ़ते हो, ग्राउंड क्या थी, एक्स पार्टी हुआ, अपील डाली, विड्रॉ करी, फिर 9/13 डाल दी, ऑर्डर 9 रूल 13 की सेटिंग साइड ऑफ एक्स पार्टी एप्लीकेशन, क्या रिजेक्ट होगी, मेंटेनेबल होगी, रिटर्न होगी। अब यहां बड़ा क्लियर सा है, रूल क्या बोलता है, वेयर देयर इज एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास एक्स पार्टी अंडर दिस रूल एंड द अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ ऑन एनी ग्राउंड। अपील किसी भी ग्राउंड के ऊपर एक बार डिसाइड हो गई, चाहे वो फाइनली हुई, बहस सुन के हुई, दोनों पार्टीज के बीच में हुई, और ऐसा भी होता है कि ऊपर वो इन डिफॉल्ट हो गया, अपील करने के बाद भी डिफेंडेंट ने अपील करी कि मेरे को एक्स पार्टी गलत करा, अब अपील करी वहां डिसमिस इन डिफॉल्ट करा दिया, अपील नहीं गया, या फाइनली डिसाइड हो गई, कोर्ट ने डिसाइडेड, डिस्पोज्ड ऑफ कर दी ऑन एनी ग्राउंड,
कोई भी ग्राउंड हो सकता है, लेकिन अदर देन ग्राउंड दैट द अपीलेंट हैज विथड्रॉन द अपील। कोई भी ग्राउंड अपील को डिस्पोज ऑफ हो गई है, लेकिन अगर वो विड्रॉ हुई है तो वो ग्राउंड नहीं है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन शैल लाई अंडर दिस रूल फॉर सेटिंग असाइड दैट एक्सपायरी एरर। अब इसको थोड़ा देखिए, अदर देन द ग्राउंड दैट द अपीलेंट हैज विड्रॉन द अपील। अपील विड्रॉ करने के ग्राउंड के अलावा किसी और ग्राउंड के ऊपर डिस्पोज ऑफ हुई है। कौन सी अपील? जो एक्सपायरी ऑर्डर के खिलाफ थी। नो एप्लीकेशन शैल लाई अंडर दिस रूल फॉर सेटिंग असाइड द एक्सपायरी डिक्री। ये वाली ग्राउंड, अदर देन द ग्राउंड अपीलेंट हैज विथड्रॉन द अपील, यहां पर उसके पास फिर से नीचे जाने का मौका है 9-13 के अंदर। अदरवाइज अगर उसने विथड्रॉ नहीं करी, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी अदर रीजन, तो एप्लीकेशन विल नॉट अप्लाई। तो यहां इसको उल्टा करके देखिए, इट मींस कि एप्लीकेशन विथड्रॉ हुई थी। व्हेन इट वाज विथड्रॉन, तो यहां ऑप्शन है हमारे पास, वी कैन गो फॉर इन द ऑर्डर 9 रूल 13 में हम एप्लीकेशन हमारी मेंटेनेबल होगी। तो यहां पर सी है हमारा आंसर, मेंटेनेबल होगी, क्योंकि अपील डिसाइडेड एक्सपायरी ऑर्डर के खिलाफ, इफ इट इज नॉट विथड्रॉन, अगर विथड्रॉ कर ली है तो एप्लीकेशन 9-13 की अलाउड होगी, मतलब मेंटेनेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक बार वहां देख लिया उन्होंने मौका लेके, दोनों मौकों में से एक ही मिलेगा, लेकिन अगर विड्रॉ करी है फिर दूसरे में आया है तो अलाउ होगी, मेंटेनेबल होगी। यहां आंसर जो है, आई होप सो कि की गलत है, की में ए लिखा है और आंसर में सी मेरा आंसर सी है, क्योंकि इसके हिसाब से सी बनता है। अब आपने देख लेना whether you have taken it or not. Last question है, which of the following provisions of the Code of Civil Procedure 1908 deals with interpleader suit? Direct question आया है। Now we must know different type of suits. There is a interpleader suit. अब interpleader suit कौन से ऑर्डर के अंदर है? ऑर्डर 26, ऑर्डर 27, ऑर्डर 33 और ऑर्डर 35। तीनों चारों में से किस ऑर्डर के अंदर इंटरप्लीटर सूट है सीपीसी में? दैट इज इन ऑर्डर 35। 35 में इंटरप्लीटर सूट की परिभाषा है। व्हाट इज इंटरप्लीटर सूट, वो बताया गया 35 में। अब मैं उधर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर उस तरफ को चल पड़ेगा काम हमारा, किसी और दिन बताएंगे इसको। ऑर्डर 33 है, इट इज ए पाउपर सूट, इंडिजेंट पर्सन वाला सूट जो होता है, गरीब है कोर्ट फीस माफ करानी है, इंडिजेंट पर्सन, पाउपर सूट। ऑर्डर 27 इट रिलेट्स टू समन्स, समन है ना, या नो वो सूट्स किस किस के खिलाफ होने हैं, डिफरेंट टाइप के, किसको पार्टी बनाना है डिफेंडेंट को, 27। और ऑर्डर 26 इट इज रिलेटेड टू लोकल कमिश्नर्स, लोकल कमिश्नर। तो इस तरीके से आपको सीपीसी को याद करना पड़ेगा। तो डी है 35। ओके, अब अगला कल, काफी हो गया, 5 क्वेश्चन देख लिए हमने। सीपीसी को अच्छे से शुरू से लेकर हम काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और आई होप सो कि एक बार इसको जरूर देखिएगा, आप दोबारा से बुक को देख लीजिएगा। डोंट बिलीव अपॉन मी, इस तरीके से मत करना ब्लाइंडली, थोड़ा सा गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन आपको एक शुरुआत करा दी है, इससे नई नई चीजें निकाल के लाओ। नोट्स बनाओ अपने, नोट्स के साथ साथ क्वेश्चंस ढूंढो, नेट से ढूंढो, किताब से ढूंढो, कहीं से ढूंढो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। ये आपकी जो वोकैबुलरी है उसको बढ़ाएगी, एक्सपीरियंस को बढ़ाएगी, साथ में आपकी कोर्ट के अंदर फाइल कीपिंग कैसे है उसको एनहांस करेगी। योर आर्गुमेंट विल बी एनहांस, योर मेंटल स्टेटस एंड मेकअप बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट विल ऑल्सो गेट शार्पन्ड। और अगर जज साहब है, अगर जज बन गए, तो आप कोर्ट को अच्छे स्मूथ और लीगल वे से चला सकते हैं। तो होप सो कल फिर मिलते हैं शाम को, इससे आगे बढ़ते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। और अगर लंबी हो जाती है वीडियो, 1 घंटा कुछ मिनट की बन जाती है मेरी चलते चलते, लेकिन मैं अपना टेस्ट मैच ही खेलूंगा।
काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि सर 3-4 मिनट में बस बोला करिए, 5-6-10 मिनट की वीडियो बनाए, अदरवाइज हमें टाइम नहीं होता देखने का। इट इज नॉट फॉर दोज पर्संस हु डज नॉट हैव द टाइम टू लर्न द लॉ। वो छोटे छोटे देख लें जहां भी उनको देखना है, लेकिन यहाँ पूरा लेक्चर होगा, पूरा सिस्टम से होगा, घंटे 2 घंटे लगेंगे। अभी तो मैं 1-2 घंटा और साथ में 3 घंटे का भी लेक्चर इकट्ठा हो सकता है जब किसी टॉपिक के ऊपर चलेंगे। देयर आर सो मेनी लेक्चरर्स, सो मेनी ऑरेटर्स जो 3 घंटा भी बोलते हैं। एक टॉपिक का आनंद होना चाहिए, बीच में नई नई चीजें दिखनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होगा तो लंबा भी चलेगा। लेकिन मैं एक बात कह दूं आपसे, 100 में से 5 ही होंगे, चाहे वो एडवोकेट होंगे चाहे जजेस होंगे, 100 में से 5 ही होंगे जो लॉ को प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हैं। बाकी टाइम निकालो, जैसे मर्जी करो, आगे बढ़ जाओ, पैसे कमा लो, ये कर लो वो कर लो, पैसा सबके पास आ जाता है। विदाउट यूजिंग द माइंड, विदाउट यूजिंग द लॉजिक, मनी आ जाती है, क्योंकि हाथ की रेखाओं में लिखी होती है कई बार, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती। लंबे समय तक चलना है, अच्छे से चलना है, अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड लॉयर साबित करना है, तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, यंगस्टर्स से खासतौर पे, कि पैसे के पीछे मत जाना, अपने आप आएगा। जितना भगवान को जरूरत है आपको देने की उतना देगा वो, लेकिन आप समाज के अंदर एक अच्छे लॉयर अगर तभी कहलाओगे जब लोगों में आपकी चर्चा होगी, नहीं यार चाहे कुछ भी है, ही नोस। कोर्ट में भी तभी आपकी इज्जत होगी, आपका ध्यान से सुना जाएगा, चाहे अपोनेंट है चाहे ऑनरेबल कोर्ट है, वो तभी आपको सुनेंगे जहां आपके पास लॉजिक होगा। तो आप लॉजिक गेन करिए, बिकॉज इट इज अ प्रोफेशन, इट इज नॉट ए बिजनेस। लॉजिक गेन करिए, मनी भी आएगी, इज्जत भी आएगी, आपका सब कुछ ठीक चलेगा। तो यही बात मैं कहना चाहता था। लंबा सुनिए, लॉन्ग टर्म तक रहेगा। लंबा सुनेंगे तो उसमें विवेचनाएं होंगी, एक्सप्लेनेशंस होंगी, टेक्निकलिटीज को दूर करने का टाइम मिलता है। अगर छोटा छोटा खेलना है 2-3 मिनट में, कौन सा टॉपिक है भाई बताइए जरा, जो 6 मिनट में हो जाएगा। और जिसने 6 मिनट सुना वो हवा हवा ही हो जाएगा टॉपिक, अंदर डीप तक जा। अभी तो ये आर्टिफिशियल है, मैं सब क्या बोलते हैं उसको, सुपरफिशियल बता रहा हूँ। वील स्टार्ट सम क्लासेस ऑल्सो, उसके अंदर 1 घंटे का लेक्चर एक के ऊपर ही होगा। अगर हम अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस की बात करेंगे तो सारे मैटर उसी के अंदर डिस्कस होंगे। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट भी उसमें ही होगी। एक पूरा 1 आवर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है, कैसे काउंटर क्लेम बनेगा, कैसे प्लेट बनेगी, क्या उसके ग्रेडियंट्स हैं, कैसे वो डिसमिस होती है, कब उसे बचाया जा सकता है, कब वो रिटर्न होती है, ये सारी चीजें 1-1 घंटे के टॉपिक हैं, फुल फ्लैश्ड यहां से लेकर एंड तक। तो उसके लिए तैयारी करा रहा हूं आप लोगों को, उसके लिए रेडी हो जाइए। आई डोंट नीड मैक्सिमम बल्क, आई नीड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो प्लीज आइए, ऐप के ऊपर आइए, टीएनपी फाउंडेशन ऐप है हमारी, जैसे यूट्यूब के ऊपर टीएनपी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, उसी को आप डालिए ऐप के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर डालिए आप, ऐप निकलेगी टीएनपी फाउंडेशन, और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। बड़े जल्दी जुडिशरी की, ऑल इंडिया बार एग्जाम्स की, और साथ में ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कोर्स जो भी सीखा है आज तक हमने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में, वो सब चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। टीएनपी फाउंडेशन को आप डाउनलोड करिए, और अगर कर ली तो उसके बाद वहां रिक्वेस्ट भेज दीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, वी विल एक्सेप्ट इट। उसके बाद आपको जो भी बैच चाहिए होगा, विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। थैंक यू सो मच ऑफ यू। इट्स 10 o'clock। ओ तो लेक्चर तो मेरे ख्याल से ये 1.5-2 घंटे का चला गया होगा, तो 1.5-2 एटलीस्ट 1.5 घंटे का तो गया ही होगा, आई होप सो। तो चलिए कल मिलते हैं फिर दोबारा से। गुड नाइट, हैप्पीली खाना खाइए, आनंद लीजिए, क्योंकि कल सुबह देखेंगे आप, तो कल लंच कर लेना, उसके बाद फिर शाम को फिर आ जाना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।